slides down. A small disk A slides down with initial velocity equal to 0 from point A, from point disk B or point B A there, from point A as shown. What must be the height of horizontal portion, small h, to ensure that range is maximum? Find हाइट this की बात range. क्या था सर? What must be the height of horizontal portion h to ensure that range is maximum? Find this maximum range. ठीक, हमें को ऐसे दिया है कि हमारे पास एक बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया पॉइंट ए से एक डिस्क को, और वो स्लाइड करके नीचे आ रही है ऐसे. ये एच, ये कैपिटल एच, वो यहां से रिलीज हुई और ऐसे जाके गिरी. हमने बताने एच की वैल्यू कितनी हो सो दैट रेंज इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम कब होगा, एच कितना हो? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया, पूछा क्या? अब इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क स्लाइड्स, यही क्वेश्चन रोटेशन में आएगा. डिस्क रोल्स, तो रोलिंग में पूरा डिफरेंट कंसेप्ट हो जाएगा. अभी नॉर्मल है बिकॉज अभी हमने रोलिंग नहीं पढ़ी. तो एक डिस्क है जो स्लाइड करके इस पॉइंट से यहां तक आई, से बी तक मान लो, और वो सी पे जाके लैंड की. अगर मैं सिर्फ ए से बी तक की जर्नी की बात करूं, जब डिस्क स्लाइड करके ए से बी तक जा रही है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? इसको रेफरेंस मान लो, ग्राउंड को. कम हो रही है. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अगर मास m है तो? mg mg इंटू कैपिटल एच. इधर कितनी है? mg into small h. कितनी डिक्रीज कर गई? हाफ mg. वो तो बाद में आएगा ना. डिक्रीज कितनी की? mg कैपिटल एच माइनस mg स्मॉल एच. और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ गई. तो हमारी जो इक्वेशन बनी दैट इज mgh minus mgh is equals to half mv square. यहां से v आ जाएगा. ये v वेलोसिटी से गई. अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, अगर मैंने किसी बॉडी को v वेलोसिटी से रिलीज किया तो उसकी रेंज का फॉर्मूला क्या था? ये कौन सी प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या था? 2u sphere. v अंडर रूट 2h पे जी. v हमने निकाल लेना है. हमने बताना है ये रेंज मैक्सिमम कब होगी. अगर रेंज मैक्सिमम है तो इसके डिफरेंशिएशन 0 होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है. तो जहां पे भी फिजिक्स के पेपर में मैक्सिमा या मिनिमा आ गया ना, तो उसमें ये कंडीशन जनरली लगती है 90% न्यूमेरिकल्स में. आर मैक्सिमम होगा जब आर की डिफरेंशिएशन 0 होगी. वेरिएबल कौन सा, वो हमें फॉर्मूला से पता चल जाएगा. वेरिएबल स्मॉल एच आएगा इसमें. तो dr by dh should be equals to 0 बिकॉज कैपिटल एच तो फिक्स्ड है, ये तो चेंज होना नहीं. v जो है ये भी स्मॉल h पे डिपेंड कर रहा है. तो हम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड विल गेट द आंसर.
फंडा समझ आया? ऊपर से नीचे रिलीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वहां से वी निकाल लेंगे, वी को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर मैक्सिमम होगी जब डी आर बाई डी एच 0 होगा। क्लियर इतना? किसी को इसमें कुछ पूछना है तो? क्लियर है सबको? लिखें इस कंसेप्ट को। सेकंड Yes, राइट, sir. when the body is released from A, when the body is released from A and it reaches point B, when body is released from A and it reaches point B, the gravitational potential energy decreases. Gravitational potential energy decreases. In the from conservation of energy, and from conservation of energy, we can conclude that. From conservation of energy, we can conclude that decrease in gravitational potential energy is equal to decrease in gravitational potential energy is equal to increase in linear kinetic energy is equal to the increase in linear kinetic energy. There is मैं v को लिख सकता हूँ, v is यही v की वैल्यू, after point B, the body acts like horizontal projectile. Body acts like horizontal projectile and its ranges अगर मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, g कैंसिल हो जाएगा, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। इसमें कैपिटल H तो कांस्टेंट है, स्मॉल h वेरिएबल है, सो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ, इसकी डिफरेंशिएशन कौन करेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? Some function raised to power n, and formula is nfx raised to power n minus 1 into differentiation of fx. इसमें फंक्शन कौन सा है? fx की जगह क्या दिया? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो fx क्या है? n तो हाफ है, इधर पावर n है, इधर पावर हाफ है, fx की जगह हमारे पास है h माइनस h स्क्वायर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा? 2 को तो छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, वो खत्म हो जाएगा। सो हाफ h minus h square raised to power half minus 1 into differentiation of, this should be 0. This becomes half
इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? कैपिटल एच कांस्टेंट है, इस पार्ट की डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होगी डिफरेंशिएशन? दिस इज कैपिटल एच, एच स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2h 2h. 2h, दिस इज h minus 2h. सो स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल h से हाफ होगी तो रेंज मैक्सिमम होगी। फिर कहा मैक्सिमम रेंज होगी कितनी? रेंज का फॉर्मूला 2h minus h स्क्वायर, तो स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दो h/2। So it will be capital H. मैक्सिमम होगी व्हेन स्मॉल h is equal to h/2, वैल्यू पुट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी h। मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू हाइट, जितनी हाइट से रिलीज करोगे उतनी दूर जाके मैक्सिमम गिर सकता है। गो थ्रू इट एक बार ही, कुछ नहीं आ रहा समझ तो। कुछ नहीं आ रहा समझ तो मेरे से पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज एक बार सारे सेंड कर दो कंबाइंड। सर वो अलग अलग लिखे हैं, वो पता ही नहीं लगता कहाँ वो कौन सी। नोट्स में पढ़े होंगे, स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखना, वहां पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मेरे को बता देना ऐप पे ना, जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है। और अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, बिकॉज वहां से शायद प्रिंट नहीं निकलता, स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। सर आप व्हाट्सएप पे कर देना। बिकॉज शुरू में मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड किए थे, बट अगर नहीं है तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। सर आपसे स्क्रीनशॉट नहीं ले होते। हाँ, बिकॉज वो ऐप जावा सिक्योर होती है कि लोग कॉपी ना करें, बट मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। सर हाँ जी, सर ऐप बैच कोड बताना। आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं की, कर लूंगा मैं अभी। अभी तो भेजी है आपने 5 क्लास से पहले। ओके सर, ओके। तो मैंने देख ली थी कि आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है बैच ज्वाइन करने की। सो यू कैन राइट, नेक्स्ट लिखो। An object of mass m is pulled by a constant power p placed on a rough horizontal plane. Placed on a rough horizontal plane. The friction coefficient between block and the surface is mu. Find maximum velocity of the block. Find maximum velocity of the block. जल्दी से कर दो, it's hardly 1 minute question. So coefficient between block के बाद repeat कर दो. Coefficient of friction between block and the surface is mu. Find maximum velocity of the block. सर ये फर्स्ट लाइन रिपीट करना, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m के बाद। An object of mass m is pulled by a constant power p placed on rough horizontal plane.
पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? पावर, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? P is equal to FV. P इज इक्वल टू एफ। पावर हमें कांस्टेंट दी है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? Mu mg. हॉरिजॉन्टल स्लैब म्यू पे। एम जी। तो P इज इक्वल टू म्यू mg इनटू V, तो V कितना हो गया? P by mu mg. P बाय म्यू mg, वो आंसर है बस। So P by mu mg is the answer. Next लिखो। A body is moved along a straight line. A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. Body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. Find the distance moved by the body. Sorry, the distance moved by the body. सर एक बार रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body is proportional to time as t raised to power n. Find n. t raised to power n मतलब हमें दिया x distance moved is proportional to t raised to power n, तो n की वैल्यू बतानी है। हमें दिया it's the machine is delivering constant power, body is moved along by a straight line by a machine delivering constant power, तो हमने बताना है x कितना होगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला अभी मेरे को आपने बताया, P is equals to F into V, and F is तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप में से कोई मेरे को इस इक्वेशन का मतलब बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? फिजिकली क्या पता चला इससे? पावर इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी। वर्क अपॉन टाइम इज पावर, सो पावर इनटू टाइम इज वर्क। मतलब अगर मशीन की पावर P है तो dt टाइम में उसने ये वर्क किया और बॉडी की वेलोसिटी V से बढ़ के V प्लस dv हो गई। दिस इज द फिजिकल मीनिंग। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो टाइम t में क्या आ जाएगा? दिस बिकम्स ये इक्वेशन बन गई, बिकॉज पावर कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t, v रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ये मैं नहीं भी करता, सीधा भी लिख देता तो आपको समझ में आ रहा था। पावर इनटू टाइम वर्क होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जीरो है तो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब जो भी वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो यहां से मेरे पास V का फॉर्मूला आ गया कि V इज अंडर रूट ऑफ 2pt/m। मेरे को निकालना डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन। ये किस किस में रिलेशन है? वेलोसिटी और टाइम में। डिस्टेंस टाइम निकालना है तो इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल्स टू 2p/m
ये टर्म कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, x वेरीज फ्रॉम 0 to x, t raised to power half dt। इसकी इंटीग्रेशन dx की, t raised to power half की इंटीग्रेशन, x raised to power n का फॉर्मूला क्या होता है? So you get x is equals to तो पावर क्या आई? हमें कहा था x प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर n, n कितना है फिर? क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसको नोट कर लो पहले, बिकॉज ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, 2-3 बार ही आया डिफरेंट एग्जाम्स में। तो एमसीक्यूज में हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती है, इससे सिंपल भी कर सकते हैं। नॉर्मली 1:30 से 4:30 ऑफिस में होता हूँ। अगर किसी को कुछ समझना है मेरे से तो आ सकते हो ऑफिस कॉल करके। अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है, डाउट है, कोई न्यूमेरिकल पूछना है, या मतलब मैं प्रेफर ये करूंगा कि जब आपके पास एटलीस्ट हाफ एन आवर के डाउट्स हो तो आ सकते हो। एक न्यूमेरिकल के लिए तो आने जाने में टाइम बहुत लग जाएगा। या आपको कोई पीछे का टॉपिक जो हो गया वो नहीं समझ में आया, किसी ने समझना है, तो आप आ सकते हो ऑफिस में से पढ़ने। सर कितना टाइम बताया आपने? 1:30 to 4:30। उसके अलावा भी अगर आपकी ट्यूशन है मेरे से कॉल कर लेना। मैं ऑफिस में होता हूँ काफी बारी, इस टाइम पे तो पक्का ही होता हूँ, बट आप जब भी आओ कॉल करके आओ। मैं कई बार इससे पहले भी होता हूँ, इसके बाद भी होता हूँ। तो आपने जिस दिन आना हो उस दिन मेरे को कॉल कर लेना, जिस दिन कुछ पूछने आना हो। सर ऑफलाइन कब होनी है क्लासेस? अभी तक तो मेरे को देखो बहुत कम बच्चों ने बोला ऑफलाइन के लिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक क्लास चलेगी ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि सेम ही टाइम पे लगनी है वो। तो मैं एट अ टाइम एक ही क्लास ले सकता हूँ, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। मेरे को किसी में प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने में भी ऑफलाइन में भी। बिकॉज मेरे को तो यहाँ पे भी बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना है, वहां भी मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाना है। सिर्फ मेरे लिए तो इतना डिफरेंस है, यहाँ सामने कैमरा लगा, उधर कैमरा नहीं होगा बस। अच्छा चलो, अब इसकी ट्रिक। हमें कहा था बाय मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, मतलब हमें ये दिया है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है। आप में से कोई मेरे को पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t minus 1। T-3 t-3 1 नहीं, m1 l2 t-3, दिस इज कांस्टेंट। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एमसीक्यू आता तो मैं ऐसे ही करता कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू पावर 3/2। ये सारे डेरिवेशन करके भी आया तो यही रिजल्ट है। हमने 2 बार इंटीग्रेट की, पर हमें क्योंकि पता है पावर कांस्टेंट है, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो एमसीक्यू में। स्कूल में ये अलाउड नहीं है, स्कूल में नहीं आप ऐसे करोगे, कभी भी 0 नंबर मिलेगा।
तो एमसीक्यू में क्योंकि हमने सिर्फ आंसर निकालना और टाइम बचाना है, तो एमसीक्यूज में हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टू राइट, a particle of mass m is moving in a circular path. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर ये मैं कुछ भी कांस्टेंट गिवन और ऐसे पूछा हो तो हम तब ये पहले कर सकते हो, लगा कर सकते हो, कर सकते हो। A particle of mass m is moving in a circular path of radius r such that its centripetal acceleration is given by AC is equal to k square r t square. Where k is constant. Find the power delivered to the particle by the force acting on it. Find the power delivered by the particle due to the force acting on it. हमने power delivered बतानी है कितनी होगी due to the force which acts on the body. इसका रेडियस r है। पावर डिलीवर्ड करो सॉल्व। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दी है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, आंसर निकालो क्या आएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ये मेरे ख्याल से सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होती बेटा, mv²/r। सेंट्रिपिटल तो सिर्फ v²/r होती है, मास से मल्टीप्लाई करके तो फोर्स आ जाएगी। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। तो हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पता है, वहां से v आ जाएगा, पावर बतानी है। पावर इज f.v। करो सॉल्व, क्या आता है आंसर? जल्दी से क्या आया? m(k²r²t) mk²r²t हो सकता है, ठीक है, हाँ शायद mk²r²t। बाकी किसी का? पहले तो सर्कुलर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होती थी और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी होती थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या डिफरेंस था? सर जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जिसमें नहीं होती वो यूनिफॉर्म। तो कंसेप्ट क्या था? यूनिफॉर्म इज जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, जिसमें स्पीड वेरी करेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें स्पीड कांस्टेंट है? नो सर। नो। नो, बिकॉज मैंने जब इसको v²/r लिखा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मैंने v स्क्वायर बाय r लिखा तो मेरे को ये गिवन है v स्क्वायर बाय r इज, तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई krt, मतलब ये टाइम के साथ बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt। k और r तो कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज kr, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आएगी kr। टेंजेंशियल फोर्स कितनी आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन mkr। अब सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस थी, ये fc सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, fc डॉट v प्लस ft डॉट v, fc और v में एंगल कितना है, 90। वर्क डन। ft और v में एंगल कितना है, 0। 0, तो वर्क डन इज ft इंटू v। ft is mkr and v is krt, तो work done is m k square r square t, this will be the work done। आया समझ कैसे किया है? आपको चेक करना था, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती तो वर्क डन 0 था। सर उन्होंने पावर नहीं पूछी थी। पावर पूछी हो तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dw by dt। सॉरी ये पावर ही निकाल, एक मिनट, ft डॉट v, ft डॉट v पावर ही निकाल रहे हैं हम, वर्क नहीं निकाल रहे, f डॉट s होना था वो, तो यहाँ लिखा गलत है, दिस इज पावर। पावर ही निकाली है ये, बिकॉज f डॉट v लिया ना, f डॉट s होता अगर वर्क निकालना था तो। अगर यूनिफॉर्म होता तो ft था नहीं, ft नहीं होता तो फिर वर्क डन 0 आना था, पावर भी 0 आनी थी। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करती, नॉन यूनिफॉर्म में करती है, और जो भी आप वर्क डन करोगे दैट गेट्स इन रिजल्ट्स इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, two identical cylindrical vessels, two identical cylindrical vessels with their bases at the same level, with their bases at the same level, each contains a liquid of density rho. The height of liquid in one vessel is h1 and other is h2. Can you please repeat the after each contains? The height of liquid in one vessel is h1 and in other vessel is h2. The area of the base is capital A. Find work done by gravity in equalizing the levels when vessels are connected. In equalizing the levels when vessels are connected. हमें ऐसे दिया, डायग्राम दिया नहीं है, मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया डायग्राम।
हमारे पास ऐसे दो सिलेंड्रिकल वेसल हैं, दोनों का एरिया सेम। इसका माइक ऑन हो गया, बंद कर दो इसको। हमने इसको ऐसे, इसके बीच में एक वॉल्व लगाया हुआ है, इसमें लिक्विड फिल्ड है H1 तक। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर दो उसको। ध्रुव का। इसमें हाइट H2, इसमें H1। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A। दोनों में लेवल ऑफ लिक्विड अलग अलग है। तो अगर मैं इस वॉल्व को ओपन कर दूंगा तो लिक्विड कौन से वेसल में से कौन से वेसल में जाएगा? B2A। से P1 में से P2 में चला जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक इक्वल दोनों में लेवल सेम नहीं हो जाता। तो अगर मैं फाइनली बात करूं, हमारे को ऐसे दिया है कि फाइनली जब आपने इस वॉल्व को खोला तो इसमें लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब दोनों में जो लेवल है, लेट इट बी H। अगर मैंने ये वॉल्व निकाल दिया, ठीक है, हमने बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव। काम ही खत्म हो गया फिर तो। मैंने आपको बोला था सिर्फ डैम्पिंग फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव है, बाकी सब कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? डेल्टा यू या माइनस डेल्टा यू? माइनस डेल्टा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। मतलब अगर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है मान लो U1, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U2, तो वी कैन से दैट वर्क डन बाय gravitational force is minus delta U, मतलब माइनस ऑफ, और U1 माइनस U2, यही निकालना है हमने। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे U1 पूछूं कितना है? अगर इस कंटेनर में मास ऑफ लिक्विड M1 है, इस कंटेनर में मास ऑफ लिक्विड M2 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इस कंटेनर की पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की mgh1। किसने बोला mgh1? सर आप पूरे की पूछ रहे हो क्या उसके अकेले की? मैं सिर्फ एक की पूछ रहा हूँ, एक सिलेंडर की। मैं ये नहीं कहता गलत बताया, मैं पूछ रहा हूँ किसने बोला।
MgH1 किसने बताई? सर ध्रुव। ओके, अब मेरे को बताओ इसमें सारे लिक्विड की हाइट h1 है या सिर्फ टॉप लेयर की h1 है? हर पॉइंट की अलग अलग तो हमें क्या लेना था? सेंटर ऑफ PM सेंटर की। तो एक की पोटेंशियल एनर्जी m1gh1/2 और दूसरे की M2GH2 m2gh2/2। पहले ये देखो, ये स्टेप समझ आया मैंने h1/2 क्यों लिया? बिकॉज लिक्विड की हर लेयर की हाइट अलग अलग है, तो मेरे को एवरेज हाइट लेनी है। अच्छा, मास इसमें कितना होगा? मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी, और इधर भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V2 इनटू डेंसिटी इनटू GH2/2। यही होगा। वॉल्यूम कितना है इसका? हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 दिया था, हमें सिलेंडर का एरिया A1 दिया, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो गया? A1H1 A1H1 AH1 A1H1 नहीं AH1। सिमिलरली इधर कॉमन टर्म्स देखना दोनों में कौन सी हैं? A rho G/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा फिर? H1 square plus H2 square। क्लियर यहां तक सबको? कोई डाउट तो पूछो। अब दूसरे डायग्राम पे आ जाओ। इसमें दोनों साइड की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? एरिया सेम है, हाइट भी सेम है, Same सेम होगी है ना? तो U2 को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन साइड, क्योंकि दोनों की सेम है तो एक की निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसमें मास ऑफ लिक्विड मान लेते हैं, इसे लेट इट बी m। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? MgH mg H/2 h/2। तो 2 तो हो गया कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। अच्छा, मास कितना है? AH तो a rho g इंटू h स्क्वायर। क्लियर इतना पहले? ठीक है यहां तक? yes अब मेरे को बताना, मैं अगर h1 को लेता हूं 10, इसको लेता हूं 6, तो h कितना होगा? ये 10 है, ये 6 है, फाइनली दोनों में 8 हो जाएगा 8 है ना? h1 प्लस h2/2। इसमें h1 था, इसमें h2 था, तो फाइनली जो h है दिस विल ऑलवेज बी h1 प्लस h2/2। एवरेज हाइट हो जाएगी कि एक साइड 10 था एक साइड 6 था, तो दोनों में 8 हो गया। एक साइड 6 होता एक साइड 2 होता, तो मैं कहता हूँ दोनों साइड 4 हो जाएगा। एक साइड 2 सेंटीमीटर कम हो गया, एक साइड 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, एक साइड 1 सेंटीमीटर कम हुआ, एक साइड 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो h इज h1 प्लस h2/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलेगा? यस तो वर्क डन कितना हो गया? U1 माइनस U2। a rho g तो कॉमन ले लेते हैं,
h1 square by 2 plus h2 square by 2 minus h1 square plus h2 square plus 2h1 h2 by 4. यही आया. सॉल्व करें तो क्या आएगा? a rho g तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज a rho g by 4 यही बना आंसर. सो मैथ्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए. हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ्स तो हो ही जाएगा. हमें बिकॉज कहा था फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मेरे को माइनस डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है. डेल्टा यू इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस डेल्टा यू मतलब इनिशियल माइनस फाइनल. तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया वो कहाँ गया? उसने पोटेंशियल एनर्जी कम कर दी. तो कितनी कम की वो हमने निकाल लिया यूजिंग द फॉर्मूला mgh. और क्योंकि लिक्विड है तो आपको हाइट हमेशा सेंटर की लेनी है, बिकॉज हर लेयर की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है. देखो समझ में आ रहा है कैसे की है? किसी को नहीं समझ आया कोई स्टेप तो पूछो मेरे से, अदरवाइज नोट कर लो इसको. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. आपने वॉल्यूम और रो के बाद ए और एच की वैल्यू कैसे ली? वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछूं तो क्या मेंसुरेशन में फॉर्मूला पढ़ा था सिलेंडर के वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच. अब पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो ए इंटू एच ही हुआ ना वॉल्यूम. तो ओके सर. तो मेंसुरेशन यूज की वहां पे मैंने. सर आप बेशक साथ साथ नोट ना किया करो, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने का. समझने पे ध्यान दिया करो. नोट करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए तो वो फटाफट फटाफट आप 2 मिनट में नोट कर लोगे. जब मैं समझा रहा हूँ तब सिर्फ समझने पे ध्यान दिया करो. हाँ जी पूछो. सर क्वेश्चन का एक बार कंसेप्ट रिपीट कर दो, वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा कौन सा कंसेप्ट की कैसे किया है? है. सर जो आपने भी पोटेंशियल एनर्जी और लिख ग्रेविटेशनल लो ऊपर, मैं लिखा देता हूँ, लिख लो. as we have to calculate the work done by gravitational force, as we have to calculate work done by gravitational force, as we have to calculate work done by gravitational force, and mathematically work done by conservative force, and mathematically work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. Negative of change in potential energy, that is W is equals to, ये वाला स्टेप लिख लो. W is equal to minus delta U और minus of U2 minus U1 और U1 minus U2. फिर इसको नोट कर लो सारे को. सर इसका ऑल्टरनेट है ना? ऑल्टरनेट है, बट ऑल्टरनेट इसमें ज्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट मेथड होगा कि आप पहले इसको लो कि जब वो नीचे आ रहा है तो पानी को कुछ वेलोसिटी मिल रही है और वो वेरिएबल है, तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा कि पहले वो पोटेंशियल एनर्जी एक साइड से जो लिक्विड आ रहा है काइनेटिक में चेंज होती है, फिर वो दोबारा पोटेंशियल में चेंज होती है. तो वो एडवाइजेबल नहीं है जहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगी. ओके सर. नोट कर लो तो बताना, देन वी विल डू नेक्स्ट.
हेलो, हाँ जी बताओ, क्या पूछना है? सर वो जो आपने असाइनमेंट करी थी वर्क पावर की, सर आप उसमें से कोलिजन्स और लास्ट वाले असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख सकते हो? सारे के? सर नहीं, कोलिजन्स और लास्ट वाले असाइनमेंट, हाँ मतलब पूरी बाकी असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन सम नहीं निकला? नहीं सर, कोलिजन्स के स्टार्टिंग वाले हो गए थे 5 6, उसके बाद सर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ तो सोल्यूशन की जगह बेटर है ना, बाकी लोग भी कोलिजन्स वाली असाइनमेंट कर लो, एक डे रख लो, मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, उसका तो फायदा है। सोल्यूशन भेज के तो फिर वो रह जाएंगे डाउट्स, तो बाकी लोग भी ट्राई कर सर लो। फिर आप मैं कल भी करा सकता हूँ, अगर आप सब कल तक कोलिजन्स वाली असाइनमेंट कर लोगे तो कल मैं कोलिजन्स के डाउट ले लूंगा। कितने क्वेश्चंस हैं उसमें? सर उसमें 10 13 10 है 14 तो फिर तो क्वेश्चंस हो हैं जाएंगे। पूरी। तो कल तक कर लो, कल शाम तक, कल मैं कोलिजन्स के डाउट ले लूंगा। ओके तो सर। जिसने नहीं की वो कोलिजन्स की असाइनमेंट कर लो कल शाम तक। सर उससे जो पहले वाली असाइनमेंट्स थी उनमें भी डाउट्स थे थोड़े, एक दो क्वेश्चंस। अगर कोलिजन्स में 4 5 ही डाउट है तो वो असाइनमेंट में टफ वाले क्वेश्चन नहीं है, आप बाकी भी ले आना, कल ही हो जाएंगे। ओके सर। बिकॉज वो मेरे को पता है वो असाइनमेंट्स किस लेवल की हैं, उसमें कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है, तो एक क्लास में हो जाएंगे 7 8 क्वेश्चन तो। और आप में से जिसके भी 10th में मार्क्स एक्सपेक्टेड नंबर से कम आए हैं, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं होती कभी भी, बिकॉज मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने 10th में 97 और 98% या 99% तक भी लिए और कोई अच्छा बाद में नहीं कर पाए, 11 12th में आके एक ड्रेस्टिक फॉल आया उनकी परसेंटेज में। और इसके रिवर्स वाले भी दे सकता हूँ, जो 70s और 80s में थे और 11th में आके एकदम से पिक कर गए। 11th 12th में 10th से थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आप रोज फिजिक्स, रोज केमिस्ट्री, रोज मैथ्स, रोज बायो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जो कंसिस्टेंटली पढ़ेगा ना उसकी परफॉर्मेंस 11 12th में हमेशा अच्छी होगी, बिकॉज 10th तक मार्क्स डिफरेंट क्राइटेरिया पे आते हैं, एग्जाम से पहले 2 3 दिन अच्छे से पढ़ लो तो नंबर आ जाते हैं। 11 12th में अगर आप रोज पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसा मेरे पास बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलेगा कि किसी बच्चे ने 2 साल मेहनत की हो तो उसका एंट्रेंस क्लियर ना हुआ। आपकी तो मैंने ऑफलाइन क्लास अभी तक एक भी नहीं ली। ऑफलाइन क्लासेस जब लगती हैं तो इस टाइम तक तो मैं उनको बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, क्या मेरे को एनवेलप दो, मैं आपका रैंक लिख के उसमें डालता हूँ, 2 साल बाद खोल के देखना, जब रिजल्ट आएगा आप उसी रैंक में लाई करोगे, बिकॉज हमें हैबिट्स पता चल जाती है कौन बच्चा कैसे पढ़ता। तो अगर आपकी भी कभी 2 महीने ऑफलाइन क्लास ले ली, मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप मेरे पास सील्ड एनवेलप ले गए, मैं आपका रैंक लिख के उसमें डालता हूँ, बेशक 1.5 साल बाद खोल के देख लेना, वही रैंक आएगा, अनलेस आपने अपनी हैबिट्स ना बदली +2 में जाके। तो इसलिए बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ो, और बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता मेरे हिसाब से, 5 to 6 hours सेल्फ स्टडी डेली 2 साल के लिए, दैट्स इट, कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। सो कैन राइट नेक्स्ट। सर इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दो नीचे। नीचे एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी पूछो। सर आप ये जैसे कह रहे हो 5 6 आवर्स स्टडी जरूरी है सर, पर उससे मतलब फिजिक्स के सर जैसे न्यूमेरिकल सम शुरू करते हैं तो सर वो तो मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है, पर सर होते ही नहीं है कितना कहीं टाइम मतलब। लगाते हो? सर 3 4 आवर्स में मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा अगर नहीं कर रहे हैं। 3 4 घंटे में 15, 1 घंटे में 5, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब मेरे को ऑफिस मिलके जाना है किसी दिन, ऑफिस मिलके जाना, और जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स करते हो जो भी असाइनमेंट की है ओके सर। वो साथ लेके आना, रफ वर्क मिला के। मतलब अगर किसी ने मेरे से ऐसी चीजें डिस्कस करनी है ना, तो आई वुड प्रेफर कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, मैंने कुछ लोग आप में से व्हाइट बोर्ड पे काम करते थे, मैंने इसीलिए मना किया था कि व्हाइट बोर्ड पे काम नहीं करना किसी ने भी, न्यूमेरिकल्स हमेशा कॉपी पे सॉल्व करोगे।
बिकॉज मैं जज तभी कर सकता हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, अगर मैं आपका रफ वर्क देखूंगा कि जहाँ से आपने ट्राई किया है। बहुत नीट एंड क्लीन कॉपी कभी नहीं चाहिए मेरे को। आप एक ही कॉपी लगाओ, रफ वर्क होता है, कटिंग होती है, काटी जाओ, आगे करते जाओ, बट ऐसे ना करो कि रफ वर्क कर दो फिर उसको फेयर में नोट कर दो, वो इतना टाइम नहीं होता, वो टाइम वेस्टेज होती है। तो आप नॉर्मल काम करो, जितनी कटिंग होती है होने दो, बट एक ही रजिस्टर पे काम करो, जब वो खत्म हो जाए तो नेक्स्ट उठाना है। तो ऐसे मत करा करो कि पहले रफ में करके देख रहे हैं, निकल गया तो फिर उसको फेयर में कर देते हैं, बिकॉज उससे मेरे को नहीं पता चलता कि आपके इश्यूज क्या हैं, आप क्या गलतियां करते हो। तो आप जैसे ध्रुव बोल रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, 3-4 घंटे में 15 होते हैं न्यूमेरिकल। आप नेक्स्ट असाइनमेंट जो भी करोगे ना, जैसे कोलिजन्स के बाद वाली अगर नहीं की तो वो असाइनमेंट करना इंक्लूडिंग रफ वर्क मेरे को आगे दिखाना, बिकॉज फिर मेरे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम समझ आएगी कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ऐसा है नहीं, बिकॉज जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए ना, जैसे असाइनमेंट 1, 2, 3 लिखा होता है, असाइनमेंट 1 ऐसी है कि अगर उसमें 10 से 12 क्वेश्चन है, इट विल रिक्वायर 1 आवर, मैक्सिमम 1.5, इससे ज्यादा नहीं। और मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करने के लिए कभी कहता भी नहीं, कंसिस्टेंटली करने हैं। 11th क्लास को मैं अभी भी यही टारगेट दूंगा, 7 to 8 न्यूमेरिकल्स डेली, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 7 से 8 न्यूमेरिकल रोज करते रहो। आपको सुनने में लग सकता है कि मैंने कम बोले हैं, बट कम्युलेटिव इफेक्ट अगर इसका देखोगे, अगर आप 7 से 8 न्यूमेरिकल रोज करते हो तो महीने के 200, आपका बैच शुरू हुए अगर 3 महीने हो गए, अब तक आपके 600 न्यूमेरिकल्स हो जाने चाहिए थे। और आप में से बहुत रेयर होंगे जिन्होंने 600 न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आप 2 साल देखोगे कि 2 साल आपने ऐसे 7 to 8 न्यूमेरिकल्स डेली किए, 2 साल मतलब रफली से यू कैन से 750 डेज, 750 डेज 7 to 8 न्यूमेरिकल्स, 5000 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। फिजिक्स की किसी बुक में नहीं है, यूरोप में सिर्फ 900 न्यूमेरिकल है करने वाले, तो इतने में तो 5000 हो जाते हैं। एचसी पूरी उठा के देख लोगे तो 5000 न्यूमेरिकल्स नहीं है उसमें। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपको एक दिन में 15 करने की जरूरत भी नहीं है, 7 से 8 रोज करो एंड कंसिस्टेंटली करो। वीक के एंड में अगर आपके संडे तक 50 नहीं होते तो फिर संडे को टाइम लगाओ। संडे को आपको खाना नहीं खाने का टाइम मिले मत खाओ, कोई जरूरी नहीं होता, एक दिन नहीं खाना खाओगे किसी को कुछ नहीं होने वाला। पर संडे को आपने अपने 50 न्यूमेरिकल्स खत्म करने ही है किसी भी हालत में। वीक के वीक वाइज अपना रजिस्टर में लिख लो कि ये मेरा वीक शुरू हो रहा है तो मेरे को वीक के एंड तक 50 न्यूमेरिकल्स करने हैं, एंड मेक इट हैबिट कि वो 50 करने ही है। मेरी तरफ से आप सैटरडे को खत्म कर लो, संडे एंजॉय करो, मत पढ़ो फिजिक्स संडे को। मतलब वो जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है वो आपने खुद डिसाइड करना है। मान लो आपने सोचा है कि इस हफ्ते मेरे को 50 न्यूमेरिकल्स करने हैं और आपने नहीं किए, उसका जो भी रीजन रहा, तो आपको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो आप एक हफ्ता स्किप करो, तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने गलती की थी और ये अगले हफ्ते नहीं करनी। अब वो सबसे ज्यादा पसंद चीज कोई भी हो सकती है, मे बी आप में से किसी को पिज्जा खाना बहुत पसंद है तो आप एक हफ्ता नहीं खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाना एक हफ्ता। या अगर आप टीवी पे कुछ देखते हो, मैच देखते हो, कोई प्रोग्राम देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, तो आप एक हफ्ता नहीं देखोगे अगर आपने 50 न्यूमेरिकल्स नहीं किए। दैट्स सेल्फ पनिशमेंट। तो उससे डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में कि आपको पता होगा कि मैं ये करूंगा तो फिर मेरे को प्राइज मिलेगा, कि अगर मैंने सैटरडे तक कर लिया तो संडे मेरी छुट्टी है, नहीं किए तो मेरे लिए पनिशमेंट भी है। तो वो खुद डिसाइड करो, बिकॉज आप उस एज में नहीं हो। मेरे को पेरेंट्स कई बार ना, बहुत बार, अब तो मैं मिला ही नहीं इस साल, तो कैसे पेरेंट्स की कॉमन रिक्वेस्ट जो होती थी ना सेंटर पे आके कि आप इनको डांटा करो, ये डांटो तो ये पढ़ेगा। मेरे को नहीं लगता है फिजिक्स किसी को डांट के पढ़ाई जा सकती है। फिजिक्स आप शौक से ही पढ़ोगे, जिसको पसंद है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पसंद वो नहीं पढ़ेगा। आपके पेरेंट्स किसी के डांटते भी होंगे बट आप बुक तो खोलोगे, पढ़ोगे नहीं। तो मेरे को वैसा टाइम तो चाहिए ही नहीं कि आपने बुक खोली हुई है बट आप फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप जो मर्जी करते हो। तो मेरे को वैसे नहीं पढ़ाना आपको। आप फिजिक्स की बुक तभी खोलोगे जब आपका पढ़ने का मन है। तो उस केस में आप 1 घंटा भी पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगी। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट सिंपल ब्रेन साइंस।
आप रैंडम पढ़ने की आदत छोड़ो। मेरे को लगता है आप में से, बिकॉज हर साल मेरी जो बात होती है, मेजोरिटी बच्चे रैंडम पढ़ते हैं। रैंडम पढ़ने का मतलब होता है आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। आप किसी दिन रात को 9 बजे फिजिक्स पढ़ रहे होते हो, किसी दिन मैथ्स पढ़ रहे होते हो, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो। ये आदत छोड़ दो। आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आपका टाइम स्लॉट होगा कि मेरे को सुबह 6 से 8 केमिस्ट्री पढ़नी है डेली, तो 6 से 8 केमिस्ट्री ही पढ़नी है, उस टाइम पे फिजिक्स नहीं पढ़नी। बिकॉज हमारा ब्रेन यूज टू हो जाता है। और आपको जो फिजिक्स एक दिन अगर आपने 7 बजे पढ़ी, अगले दिन 9 बजे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे वाली चीज आपको 3 घंटे में समझ आएगी। वेरएज अगर आप सेम टाइम स्लॉट पे रोज पढ़ोगे तो वो जल्दी समझ आएगी। ये न्यूरो साइंस है। तो अपने ब्रेन को कस्टम करो, आदत डालो कि मेरे को इस टाइम पे मैथ्स ही पढ़ना है, इस टाइम पे बायो ही पढ़नी है। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्लास टेस्ट के लिए शेड्यूल कभी नहीं खराब करना, और मैं तो टर्मिनल्स के लिए भी नहीं कहता, बिकॉज दैट विल ब्रेक ऑल योर शेड्यूल। आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ना कि मेरे स्कूल में फिजिक्स का पेपर है तो आज मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगा। आपकी एंट्रेंस की तैयारी का सत्यानाश हो जाएगा सिंपल टर्म्स में। बिकॉज स्कूल में एग्जाम होते रहेंगे, किसी स्कूल के कभी, किसी स्कूल के कभी, और स्कूल वाले 12th में तो एग्जाम भी बहुत लेते हैं। तो आपको उसको नॉर्मल स्ट्राइड में लेना है। अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा दिन नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री का पेपर है, रात को 3-4 घंटे एडिशनल पढ़ लो। बट ये नहीं है कि उस दिन फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी नहीं क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। तो अगर थोड़ा सा प्लानिंग से पढ़ोगे ना, इट विल इफेक्ट। और मैं मिलना भी बेसिकली सबको इसीलिए चाहता हूँ, बिकॉज ये जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, इसमें जो ये चीजें समझाने वाली होती है, फिजिक्स तो सेम ही है, मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पर ये जो छोटी छोटी बातें वैसे समझाने वाली हैं कि आप कैसे पढ़ो और कैसे तैयारी करनी है, वो नॉर्मली ऑनलाइन में हमें भी आदत नहीं है ज्यादा लेक्चर देने की। ऑफलाइन में तो बहुत लेक्चर भी सुनने को मिलता है और बहुत डांट भी पड़ती है। तो थोड़ा सा मतलब प्लान आउट कर लोगे तो हो जाएगा। और किसी को फिर भी फिजिक्स में इशू आ रहा है तो मेरे को मिल सकता है ऑफिस आके। ओके सर।